हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा। और आज की अपनी चर्चा में सबसे पहले देखेंगे टॉपिक्स को। और एक आपके मन में हो सकता है कि डाउट आ रहा हो कि सर ऐप पर क्लास क्यों हो रही है और यूट्यूब पर नहीं। तो स्वाभाविक है, ये लेक्चर यूट्यूब पर भी जाएगा, लेकिन कुछ एक छोटा सा इश्यू अभी रह गया था जो आज रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वीकेंड पे जो लोग काम कर रहे थे वो लोग छुट्टी पे थे। तो ये ऐप पर आपकी क्लास हो जाएगी, फिर यूट्यूब पर ये डल जाएगी। नंबर वन। सेकंड, कल से आपकी 9 बजे मैं यूट्यूब पर ही क्लास लूंगा, तो एक क्लियरिटी रहे, जिससे कोई डाउट ना हो। एक बार सब बच्चे बताएं, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और पूरी गंभीरता के साथ आप सब लोग इन मुद्दों को यहीं पढ़ करके खत्म कीजिए, क्योंकि बाद में जब आप रखते हैं कि बाद में रिवाइज करेंगे, तो आपका ऑप्शनल का टाइम, आपका आंसर राइटिंग का टाइम, आपका प्रीलिम्स का टाइम ये कंज्यूम कर लेता है। तो इतना फोकस हो जाए कि जो यहां पढ़ा रहा हूं वो सारी की सारी चीजें आप अपने दिमाग में भर ले। अच्छा, ये बताओ, मेरी वॉइस में और जो कनेक्टिविटी है, यानी कोई दिक्कत तो नहीं कि पहले आवाज आ रही हो या फिर कंटेंट ऐसा एकदम परफेक्ट चल रहा है? एक बार सब बच्चे बताएं, सब कुछ परफेक्ट है, ऑल क्लियर है? यानी कोई भी ऐसा तो नहीं कि जैसे मेरी आवाज पहले निकल रही हो और फेस एक्सप्रेशन बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है? परफेक्ट, सही है, ऑल क्लियर, ठीक है। आज जिस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे, 19 जुलाई का जो न्यूज़पेपर रहा है उसका कंटेंट ज्यादा है और 21 वाले का कम है, यानी आज आप स्वयं देखेंगे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 1, सोसाइटी, चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की चुनौतियों को लेकर के, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के, यानी धारणीय विकास, जो सस्टेनेबल सिटीज है, धारणीय शहर, उसको लेकर के पहला टॉपिक। दिल्ली में जो वर्तमान सरकार, उसने कई झुग्गी बस्तियों को हटाने का फैसला लिया और हटा दिया है, इंक्रोचमेंट कह करके उनको हटा दिया है। आज उसी विषय पर कि स्लम क्या है स्लम्स की इकोनॉमिक्स, और शहरीकरण की चिंताओं में स्लम को क्यों सेंट्रल रोल यानी केंद्रीय भूमिका मिलनी चाहिए, इस विषय पर बड़ी अच्छी चर्चा जीएस पेपर 1। और उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल सिटी को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली की इस घटना को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, फिर जीएस पेपर 2, स्वाभाविक सरकारी नीतियां और वीकर सेक्शन, दोनों सोशल जस्टिस और गवर्नेंस का पार्ट आप देख सकते हैं, वह भी कनेक्ट करूंगा। और जीएस पेपर 3, इकोनॉमिक्स के साथ इसे जोड़ूंगा, और समावेशी विकास इन यूनिट नंबर 3 के साथ इसे जोड़ूंगा। और एसे और प्रीलिम्स, तो इस विषय पर चर्चा होती रहेगी। फिर इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं पर एक डेटा आया हुआ हिंदू बिजनेस लाइन में, नेचुरल डिजास्टर्स पर, प्राकृतिक आपदा पर डेटा है। ऐसे डेटा आपके पास होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में यूनिट नंबर 4, अगर आप यूनिट नंबर 3 अगर आप देखते हैं, सीधा सिलेबस का पार्ट है ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, आपदा, सूखा, जो भी आप कह सकते हो। तो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए, जीएस पेपर 3 डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ये दोनों टॉपिक। और ए से जैसे आपसे पूछा था कि हम मानव निर्मित यानी ह्यूमन मेड जो लॉज होते हैं उनका सामना कर सकते हैं, हम मानव निर्मित नियमों का तो सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का नहीं, नेचुरल लॉस का नहीं। तो प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत प्राकृतिक घटनाएं शामिल हैं, और इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ इस डेटा में दिख रही हैं। तो उस और उसी प्रकार के अन्य निबंध जो भी डिजास्टर वगैरह को लेकर के पूछेंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे। फिर प्रीलिम्स की बातचीत करेंगे, यानी कौन कौन सी संस्थाएं यहां पर आई हैं उसको लेकर के। ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जीएस पेपर 2, 3 और एसे की निगाह से। आप कहेंगे सर कौन सा टॉपिक? आपने देखा होगा कोविड के बाद भारत सरकार ने चाइनीज कंपनियों के हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट पर एक प्रकार का ध्यान से समझिएगा, बैन लगा दिया था। यानी पूर्ण प्रतिबंध नहीं, एक प्रकार का बैन का मतलब होता है कि जो एफडीआई चाइना से आएगा उसकी निगरानी बहुत टफ की जाएगी, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री भी चेक करेगा, होम मिनिस्ट्री भी चेक करेगा। इसका मतलब वहां से एफडीआई का आना मुश्किल बना दिया गया था। तो कोविड के टाइम पर एक कंसर्न भी था कि अगर वहां की कंपनियां हमारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर देंगी तो उनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा। अब नीति आयोग ने
अपनी पॉलिसी में चेंज किया है और चाइना के लिए एफडीआई यानी चाइना की ओर से आने वाली एफडीआई के लिए उदार नीति, लिबरल पॉलिसी बनाई। तो एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। अगर ये पॉलिसी शिफ्ट है, नीति में चेंज है, तो फिर हम क्यों पढ़ें, यानी आप क्यों पढ़ें? तो आपके पढ़ने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स की। अगर आप यूनिट 10 पे जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट मॉडल यानी निवेश मॉडल। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल में हमने चेंज लाया है, उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर यूपीएससी प्रश्न भी आपसे पूछा हुआ, 2 प्रश्न जीएस पेपर 3 की उस यूनिट से आए हैं कि मतलब एफडीआई का क्या रोल होता है कैपिटल फॉर्मेशन और जीडीपी की ग्रोथ में। तो 2 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको भी विस्तार से। इसके बाद जीएस पेपर 2 ऑब्वियस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का एक एग्जांपल है। और केवल गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं, नीति आयोग का विजन, मिशन या नीति आयोग का रोल। आपको पता है एक प्रश्न आ भी चुका है जिसमें योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में कंपेयर कराया गया था कि दोनों का जो अप्रोच है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर आपको प्रश्न याद हो तो यूपीएससी ने 2017 में शायद पूछा है। तो स्वाभाविक है योजना आयोग नीति आयोग पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो नीति आयोग का रोल इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, तो ये सारे अच्छे एग्जांपल्स आपको समझ में आएंगे, क्योंकि नीति आयोग ने ही सरकार को अपनी तरफ से प्रपोजल यानी प्रस्ताव भेजा है। तो ये बड़ा बढ़िया टॉपिक हो जाता है। और फिर ऐसे के लिए करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन, और ऐसे विजनरी डिसीजन, विजडम फाइंड्स ट्रुथ, बहुत सी चीजें आप यहां से जोड़ पाएंगे। तो अच्छी चर्चा यहां पर होने वाली है। फिर इसके बाद टीआरएफ जो पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन है, जो भारत के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। अब वह अमेरिका की लिस्ट में भी आतंकवादी संगठन के रूप में सामने आ गया है, यानी अमेरिका ने पहलगाम हमले के लिए टीआरएफ को आतंकवादी सूची में डाल दिया है। अब इस विषय को लेकर के हम लोग काफी, यानी आज की जो चर्चा होगी बहुत बहुत अच्छी चर्चा है। आप कहेंगे सर हम क्यों पढ़ें? हम कहेंगे भाई इसलिए पढ़ेंगे कि जीएस पेपर 3 का सिलेबस आप उठा के देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी का, तो लिखा हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट होते हैं यानी स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, तो आप देख सकते हैं। तो टीआरएफ क्या है? नॉन स्टेट एक्टर है, यानी गैर राज्यकर्ता है, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, जिस पर बैन लगा। इसको लेकर के काफी चर्चा करेंगे और यूपीएससी में इससे खूब क्वेश्चन आतंकवाद पर पूछे भी गए। फिर जीएस पेपर 3 में ही आतंकवाद और उआपा को जोड़ करके प्रश्न पूछे गए। उआपा की चर्चा है तो वो भी यहां पर हो जाएगा। तो यानी इंटरनल सिक्योरिटी के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, पीवाईक्यूज प्लस जो मॉडल क्वेश्चन रहेगा। फिर जीएस पेपर 2, ठीक है। जीएस पेपर 2 स्वाभाविक रूप से आईआर मैंने लिखा है, यानी जैसे यूपीएससी ने आपसे पूछा था ना एक बार, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में साइलेंट फैक्टर के रूप में टेक्नोलॉजी कैसे काम कर सकती है। अब यार इस प्रकार के प्रश्न कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए विभिन्न देशों के साथ जो भारत का संयोजन बन रहा है, जो एक जुड़ाव भारत का हो रहा है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है या समथिंग इस प्रकार की कोई चीज। तो इसीलिए मैंने यहां पर जीएस पेपर 2 लगाया है कि अमेरिका की नीति का भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने पर प्रभाव। सिलेबस था विकसित एवं विकासशील देशों की नीति और राजनीति का प्रभाव, तो उसकी नीति का भारत के आतंकवाद रोको अभियान में क्या प्रभाव रहा। फिर ए से और प्रीलिम्स की निगाह से हम इसको पढ़ेंगे। आतंकवाद और विश्व शांति, ऐसा ऐसे भी आ चुका है और प्रीलिम्स के लिए भी हम कुछ चर्चा करेंगे। यानी आपको प्रीलिम्स के लिए चर्चा का मतलब जो 12:30 बजे हमारी पीडीएफ मिलती है उसमें इस पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन बने रहते हैं। अ लॉन्ग लिस्ट, फिर हिंदू में, यानी ये तो था 19 जुलाई को फ्रंट पेज द हिंदू का, और आज अगर आप देखेंगे 21 का, तो ओपिनियन पेज पर है अ लॉन्ग लिस्ट की भैया केवल एक ही से काम नहीं चलेगा, आपको और भी कार्य करने पड़ेंगे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। फिर देखिए, यानी इंडियन एक्सप्रेस में भी सेम वही, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को टेररिस्ट संगठन घोषित किया गया है, इसके क्या मायने होंगे, सेम इंडियन एक्सप्रेस में। अब इंडियन एक्सप्रेस में आज 2 चीजें और बड़ी मजेदार हैं, मतलब 19th और आज को मिला करके। गुजरात ने बेटा क्रिएट किया है जीनोम डेटाबेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, ये बहुत बढ़िया न्यूज है, गजब। यानी ये देखिए जो वीकर सेक्शन को कैसे इंपावर किया जाए। तो
बड़ा मजा आने वाला है, इसको बड़ा डिस्कशन, यहां बाय मिस्टेक प्रीलिम्स लिखा, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ है ये। तो हम लोग पढ़ेंगे जीनोम डेटाबेस बनाएगा, शेड्यूल ट्राइब्स इससे स्ट्रांग होंगे, और ये भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जो ऐसा बनाएगा। तो जीएस पेपर 2 जो बीकर सेक्शन है उस पर सोशल जस्टिस में कोई भी प्रश्न आता है तो यह एक इनोवेशन है गुजरात गवर्नमेंट का। तो बीकर सेक्शन को कैसे इंपावर किया जाए, इससे सबक लेते हुए आप लिखेंगे संपूर्ण देश के राज्य को इस प्लान को अपने यहां भी एग्जीक्यूट करना चाहिए जहां पर भी जनजातीय आबादी एक पर्याप्त संख्या में मौजूद है। तो जीएस पेपर 2 जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग यानी वल्नरेबल सेक्शन के लिए को जो भी काम हो रहे उसमें भी आएगा। इनफैक्ट अगर सोशल जस्टिस पर इंडियन पॉलिटी में कुछ भी पूछा जाता उसमें भी आएगा। और जो ए से पूछा था कि सोशल जस्टिस के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ बेकार है, स्वाभाविक उसमें भी आएगा। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे बड़ा इसको पढ़ करके मजा आया, यानी क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और जो भी वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी में उनके एम्पावरमेंट के लिए, तो इससे बेस्ट चीज कुछ भी नहीं हो सकती है। और फिर इसके बाद हम बायो स्टिमुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिस पर भारत सरकार बहुत सख्त हो गई है। तो बायो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं इसको हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में इसका कैसे यूज होता है। ये पूरा कंटेंट यानी डिटेल्ड आपको इस नाम से हमारे ऐप पर एडवांस IQIP एडिटोरियल एग्जाम हॉल गाइड के नाम से पूरा का पूरा आपको मिलता है पीडीएफ। अब हम लोग शुरू करेंगे आज की अपनी चर्चा, झुग्गी झोपड़ियां दीर्घकालिक समाधान की तलाश में। मुद्दा यानी जरा शब्दों को पकड़िएगा, दीर्घकालिक समाधान की तलाश में यानी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तलाश में। अब ये मुद्दा क्या है, मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आप जरा इस कंटेंट को एक बार आप पढ़िए, जरा आप रीड कीजिए, फिर मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं जिससे थोड़ा सा आपकी कनेक्टिविटी, अगर सुबह सुबह थोड़ी नींद वगैरह आ रही तो वो दूर हो जाए। फटाफट जरा इसको पकड़े, मैं यही, ठीक है, चलिए फटाफट। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आपसे, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं जिससे कि आप बहुत बेहतर ढंग से, ठीक है, और फिर मैं मुद्दा डिस्कस करूंगा। यानी दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद कई स्लम या झुग्गी बस्तियां तोड़ी गई हैं। पॉइंट को पकड़िए आप। यह कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि शहरी विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट के पूरे सोच पर सवाल उठाता है। और क्या क्या सवाल उठाता है उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहला कि क्या झुग्गियां तोड़ना ही समाधान है, यह पहला प्रश्न आप जरा सोचिएगा कि क्या झुग्गियां तोड़ना ही समाधान है, आप मुझे बताएं, ठीक है। क्या झुग्गियां तोड़ना ही समाधान, सोचिए, या हमें नए शहर, सस्टेनेबल पॉलिसी यानी अस्थायी नीति और सस्ती कानूनी हाउसिंग चाहिए। ये एक गंभीर विषय जिस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। यानी जो हमारी चर्चा होगी मेरे प्यारे बच्चों आप सबके साथ इस न्यूज के अनुक्रम में कि झुग्गियां क्यों बनती है, कभी आपने इस विषय पर चिंतन किया, आखिर बनती क्यों? बड़ी गहरी बात है। अगर आपको पता है कि बनती क्यों है या नहीं पता तो भी समझने की आवश्यकता है क्यों बनती है। अगर इस प्रश्न के आंसर में आप चले गए ना तो आप ना जाने कितने प्रश्न सॉल्व कर ले जाएंगे। इसी को लिख लीजिएगा, क्यों बनती है, इससे मैं यूपीएससी के कितने प्रश्न आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। और अगर बन गई तो कौन कौन सी सामाजिक यानी सोशल और पॉलिसी चैलेंजेस, कौन कौन सी सामाजिक और नीतिगत समस्याएं इससे जुड़ी हुई हैं। सामाजिक समस्याएं, अब अगर आप सामाजिक समस्याएं स्लम के साथ बहुत अच्छे से समझते हैं, समझना मतलब लिखना आना चाहिए गुरु, मेंस की बात है, तो आप देखिए अभी कैसे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे बहुत गहरे स्तर पर। फिर आपसे वही जो मैंने प्रश्न पूछा कि क्या केवल तोड़ देना ही समाधान है। 2047 का विकसित भारत क्या तोड़ने वाला भारत होगा? अब उसके बाद सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया है तो उस पर अब बातचीत अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, करेंगे, लेकिन थोड़ा सा
ये सारे प्रश्न भी लगे हुए, कौन कौन से प्रश्न, लेकिन पहले एक फ्री हैंड लेक्चर से सारी चीज आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर हम लोग इस विषय पर वापस आएंगे। तब तक आप थोड़ा थोड़ा सोचते रहिए कि क्या यह विकास की रणनीति सही है। अगर इमोशनल होकर के आप सोचेंगे या रैशनल होकर के, तार्किक होकर के आप सोचेंगे, दोनों ही पृष्ठभूमियों में अकॉर्डिंग टू मी यह नीति बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ट्रस्ट करें, आप कह सकते हैं कि सर वो लोग इनक्रोच कर रहे हैं, यार वो लोग हैं कौन? उनके पास आपके देश का आधार कार्ड है, उनके पास आपके देश की वोटर आईडी, आपके देश के नागरिक हैं वो। हम मान सकते हैं कुछ घुसपैठिए हो सकते हैं, लेकिन अपने देश के नागरिकों को जो इतने सालों से एक स्थान पर रह रहे हैं, महज इसलिए कि उनका उस जमीन पर कानूनी हक नहीं, आप उनको उठा के फेंक दें, तो कानूनी रूप से आप सही हैं, लेकिन एज अ लोकतांत्रिक सरकार के दृष्टि से आप सही नहीं। बिना ऑप्शन दिए, बिना कुछ विकल्प दिए, मैं कहता हूं एक स्लम ही डेवलप करके उनको हटाया गया होता। वो बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे कहां जाएंगे? आप अपने बच्चों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नियामत, सबसे बड़ी खूबसूरती चाहते हैं, उन बच्चों का क्या होगा? ये मैं इमोशनल होकर नहीं कह रहा हूं, ट्रस्ट करिए। दुर्भाग्य है कि संवेदनाओं के साथ सोचने वाले लोग पॉलिटिक्स प्रशासन में नहीं। एज ए केस स्टडी आपसे अगर यूपीएससी कहता है कि आप क्या करेंगे, आप बेटा भले वही करेंगे जो सरकार आपको कहेगी, जो बिल्डर आपको कहेगा, लेकिन आप आंसर में यही लिखेंगे कि पहले उनका रिहैब सुनिश्चित किया जाएगा, उसके बाद बस्तियों को तोड़ने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। क्या इसके अलावा कोई आंसर आप लिख सकते हैं कि नहीं, उनको तोड़ दिया जाएगा जहां जैसे पड़े हैं? मैं कहता हूं टेंट, अच्छे अच्छे टेंट्स आते हैं, मतलब उनका एक रिहैब सुनिश्चित करके आपको करना चाहिए। स्लम्स में कितनी समस्याएं, आज ये मेरे दिल के बड़ा करीब टाइप है, चूंकि ब्रेक द पॉवर्टी ऑफ डेप्रिविएशन जो मेरा दीर्घकालिक स्वप्न है, जो मैं सुलभ शौचालय, जिन्होंने पूरे देश में स्लम्स की जिंदगी बदल के रख दी, देश की स्वच्छता के लिए भी और स्लम के लिए जो मेरे आदर्श भी हैं, बिंदेश्वरी पाठक जी, उसी तर्ज पर मैं भी वहीं स्लम्स में स्कूल बनाना चाहता हूं, और अब धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होगी, बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये विषय बड़ा दिल के करीब है, और इमोशनल होके मैं नहीं कह रहा हूं, आप बहुत दिक्कत है। आपने उनके लिए क्या विकल्प दिया? छोड़ दिया उन्हें। उनके बच्चों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि बड़े होकर के वो देश के लिए डेडिकेटेड नागरिक हो पाएंगे? नहीं। यूपीएससी ने आपसे पूछा था एक प्रश्न, आप याद करिए, गरीबी एवं भूख आज भी, गरीबी एवं भूख यानी पॉवर्टी एंड हंगर आज भी गवर्नेंस के सामने सबसे बड़े चैलेंज है। मैं नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी कह रहा है। तो ये लोग कौन है जिनको आप बेदखल करते हैं? करिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से उनको आप वहां से हटाइए कि वहां के लोग इस सोचने पर मजबूर है। कितनी प्यारी सरकार, हमारी ही गलती थी, हमने कानूनों का उल्लंघन किया, लेकिन सरकार हमें दे रही। अब कोई ये कह सकता कि इससे एक प्रक्रिया हो जाएगी हर जगह, हर जगह, बिल्कुल, तो हर जगह है तो हर जगह करिए। हमारे पास जमीनों की कमी तो है नहीं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाइए, जो भी मैंने सोल्यूशन में सारे पॉइंट बनाए, स्लम्स के साथ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सबको दीजिए। वेलफेयर स्टेट है आप, वेलफेयर स्टेट है, आप सबको खाना खिला के गौरवान्वित आप महसूस करते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। तो ऐसे ही 80 करोड़ लोगों को हमने घर दिया, बिल्कुल देना चाहिए। हर इंसान अपनी सामर्थ्य से नहीं कमा सकता है, और उसके लिए आपका स्कूली सिस्टम तैयार नहीं। सरकारी स्कूली सिस्टम ध्वस्त है, प्राइमरी नर्सरी लेवल का। क्या आप इस बात से आप एग्री नहीं कर सकते कि स्लम्स में, शहरों में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल चल रहे हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है? अब कोई ये ना कह दे कि यहां से एक बच्चा पढ़ करके आईआईटी में आ गया था, वो एक बच्चा तो बाबा साहब किसी भी परिवार में पैदा होगा, फिक्स है, वो ईश्वर भेजते हैं उनको, नेचर उनको स्पेशल पावर देता है। मैं आम बच्चों की बात कर रहा हूं, एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं, क्योंकि संख्या उन्हीं की सबसे ज्यादा है। आप चिंतन कीजिए, स्लम्स अद्भुत है हमारा देश, ठीक है, अच्छी बात है, करो भैया, निकाल दो सबको देश से बाहर, स्वच्छ एकदम खूबसूरत सा शहर बना दो जहां पर कोई गरीब ना हो। तो यार एक शहर ही बना दो, गरीब सिटी, जहां पर कम से कम बड़ा, खैर अपार्ट फ्रॉम
दिस इमोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अब हम लोग पहले टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। डिस्कस करके फिर IQ IP पे आते हैं। मैं आपसे कुछ बात करूं और एक इंट्रोडक्शन, एक भूमिका अगर मैं बनाऊं और आपसे कहूं कि झुग्गी बस्तियां केवल दीवारों की नहीं बल्कि नींव की कमी का प्रतीक है। झुग्गी बस्तियां केवल दीवारों की नहीं बल्कि नींव की कमी का प्रतीक है। नीति की नींव। किसकी? नीति की नींव की कमी का प्रतीक है। कितना अच्छा वर्ड मिला, नीति की नींव की कमी का प्रतीक है झुग्गी बस्तियां। भारत का शहरीकरण तेजी से हो रहा है, लेकिन स्लम्स यानी झुग्गियां आज भी एक विडंबना बन गई। शहरों को आधुनिक बनाने की कोशिशों के बीच करोड़ों लोग आज ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहां जीवन की बुनियादी गरिमा तक नहीं मिलती, डिग्निटी ऑफ लाइफ उन्हें नहीं मिलती है, जो आर्टिकल 21 के साथ उनका भारत के संविधान ने फंडामेंटल राइट घोषित किया। समझिएगा। तो आज इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे, नंबर 1 कि भाई ये स्लम्स यानी झुग्गियां क्यों बनती हैं, अगर बन गई तो कौन कौन सी सोशल एंड पॉलिसी चैलेंजेस यानी सामाजिक और नीतिगत समस्याएं इससे जुड़ी हैं, क्या केवल इनको तोड़ देना ही समाधान है, डेमोलिश कर देना ही समाधान है, और भारत को किस दिशा में चलना चाहिए स्लम्स को लेकर के, इस विषय पर पूरी चर्चा। इस क्रम में सबसे पहले हम और आप देखेंगे कि एक्चुअल में स्लम होते क्या। स्लम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इलीगल, पहला वर्ड ही है इलीगल यानी अवैध, भीड़ भाड़ वाला, क्राउडेड, बुनियादी सुविधाओं से वंचित, डिप्राइव्ड समूह। स्लम क्या है? अवैध, नंबर 1, दूसरा भीड़ भाड़ वाला, तीसरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित आवास समूह। यानी इनके पास जो जमीन है उसका कोई लीगल यानी कानूनी रूप नहीं है, यानी जमीन कानूनी नहीं है। दूसरा, स्वाभाविक है इनके पास पक्का मकान नहीं है। तीसरा, नाली, पानी, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। चौथा, बिजली की समस्या है, बिजली चोरी या अस्थायी कनेक्शन की भी समस्या है, और ज्यादातर लोग प्रवासी हैं, यानी एक जगह से अपने मूल निवास से यहां पर आए हैं, ए से बी, और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार, रेहड़ी पाटरी वाले हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो धारावी मुंबई सबसे बड़ा, दिल्ली का संगम बिहार, कोलकाता का मटिया बुर्ज आपको दिखाई देगा। तो स्लम आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे की चर्चा। अब आता है स्लम। अगर आपको पता लगा तो भाई क्यों बनते हैं स्लम? स्लम क्यों बनते? व्हाई स्लम फॉर्म्स, यानी क्यों बनते हैं? तो पहला रीजन, क्या आप माइग्रेशन को नहीं देंगे? आप देख सकते हैं, इसलिए जनसंख्या एवं उससे संबंधित विषयों से भी जुड़ गया है। जीएस पेपर 1 सोसाइटी का जनसंख्या एवं उससे संबंधित। तो पलायन यानी माइग्रेशन। और माइग्रेशन क्यों हो रहा है? चूंकि यूपीएससी ने 2017 का प्रश्न आपको दिया है कि भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं। तो जब गांव में खेती या रोजगार नहीं है तो लोग कहां जाएंगे बेटा? लोग शहर आएंगे, ऑब्वियस है। और शहर में आएंगे, महंगा किराया है, तो महंगा किराया वो दे नहीं पाएंगे, तो कहां जाएंगे? स्लम में जाएंगे, वहीं पर इनक्रोच करेंगे और वहीं पर रहने लगेंगे। तो इसका मतलब स्लम में रहना उनकी इच्छा नहीं है, वो इनक्रोच करने नहीं है। कुछ लोग हर जगह होते हैं, उनको हटाइए। स्लम में रहना मजबूरी है। जैसे बिहार के मजदूर दिल्ली आते हैं और यमुना किनारे झुग्गियां बसा लेते हैं।
मैं तो सच में दिल से ये चाहता हूं कि बिहार में प्रशांत किशोर जी की सरकार आए, लेकिन अभी भी मैं जब वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मैं पूछता हूं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरा पार्टनर भी वहीं पर डिप्टी कमिश्नर है, तो मैं सभी से बात करता रहता हूं, तो और बच्चे तो हैं मेरे ढेर सारे जो पर्सनल मेंटरशिप के भी बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं सर वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि पंडित है वो। क्या है? प्रशांत किशोर जी पंडित हैं इसलिए हे बिहार के देवताओं, मानव रूपी देवताओं, यार उनकी बात को समझो। हो सकता है वो आगे क्या करे ना करे, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि वो प्रवासन रोक देंगे। यार एक आदमी कह रहा प्रवासन रोक देगा और एक आदमी कह रहा है कि हम 20,000 सरकारी नौकरी देंगे, तो आप किसको चूज करेंगे? एक आदमी कह रहा है 20,000 सरकारी नौकरी, एक आदमी कह रहा है कि हम जो है प्रवासन रोक देंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी 20,000 जो सरकारी नौकरी की बात कर रहा है उसको चुनने की बजाय आप प्रवासन रोकने वाले को चुनिए। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं उसको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, नंबर वन। और दूसरा, कोई भी सरकार आए, वो चाहे राजद आए, चाहे मतलब कांग्रेस वाला अलायंस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे पीके जी आए, तो सरकारी नौकरी जितनी उसकी वैकेंसी तो आएगी आएगी, उसमें तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अब जनता क्या करेगी? जाति धर्म या इस प्रकार के सरकारी रोजगार की आकांक्षा में कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज आप देखिए, कहीं आप कंटेंट पढ़िए, कोई आर्टिकल पढ़िए, सीधा बिहार एज अ वर्स्ट स्टेट इन एवरी स्फेयर, यानी ये नहीं किसी एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र जो विकास के हो सकते हैं उसमें बिहार इस आर्टिकल से लेकर के हर जगह आप कुछ भी पढ़िए उदाहरण के रूप में आता है। जैसे बिहार में क्राइम, जैसे बिहार में स्लम्स, जैसे बिहार में गरीबी, जैसे बिहार में एसडीआई में पिछड़ापन, जैसे बिहार में जेंडर, व्हाट एवर बिहार में। तो एक आदमी कह रहा है वो इसको बदलेगा, और तब भी अगर पंडित और इस प्रकार की चीजें आए तो मुझे लगता है ठीक है भाई, आप जीतिए, क्या ही दिक्कत है। खैर, तो उदाहरण आया, यानी बिहार के मजदूर दिल्ली आते हैं और यमुना के किनारे झुग्गियां बसा लेते हैं। तो पहला रीजन आपको हुआ कि यानी माइग्रेशन। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर माइग्रेशन पर कोई प्रश्न आए, छोड़ दीजिए इसको झुग्गी वाला स्लम वाला, तो क्या ये एक बढ़िया सा पॉइंट आ गया कि नहीं? तो पहला रीजन है इस प्रकार की झुग्गियां क्यों बनती है, में माइग्रेशन हो गया। दूसरा हो गया अफोर्डेबल हाउसिंग, एएच का अभाव, यानी वहनीय घर, यानी सस्ते में घर का अभाव। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के होते हुए भी शहरों में ऑब्वियस जमीन की कमी, फंडिंग की दिक्कत, भ्रष्टाचार, जिसके कारण से, इन तीनों के कारण से गरीबों को घर नहीं मिलता। दूसरा रीजन भी आपको समझे। तीसरा रीजन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी एंड जो भू माफिया होते हैं वो भी होते हैं। वो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करवाकर प्लॉट बेच देते, जैसे खजूरी खास और सीमापुरी दिल्ली में कुछ एग्जांपल्स आपको नोट्स में देखने को मिलेंगे। तो वो अब ये देख लीजिए, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है ना यार। ठीक है, तो ये सारी चीजें, यानी क्यों स्लम बनते हो, मैंने आपको समझा दिया। अब आता है अगली चीज की स्लम से क्या समस्याएं होती हैं। ठीक है, स्लम से क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स यहां से निकल कर आते हैं। ठीक है, यानी इसे आप कह सकते हैं एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कि किसी कार्य का दूसरों को नुकसान या फायदा पहुंचे, यानी मैं जो कर रहा हूं उससे किसी को फायदा हो या नुकसान हो। तो स्वाभाविक है स्लम से क्या क्या समस्याएं आती हैं। भीड़ भाड़ और अव्यवस्था, परिणाम स्वरूप बीमारी फैलती है, जैसे कोविड, डेंगू, इस प्रकार की चीजें। दूसरा, अपराध में वृद्धि, जैसे चोरियां और ड्रग्स का व्यापार। तीसरा, सार्वजनिक सेवाओं पर, यानी कि वही पानी पर, बिजली पर दबाव पड़ता है। और चौथा, जमीन पर कब्जा जब हो जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बाधा आती है। यह भी सही बात है। यानी दिल्ली मेट्रो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, दिल्ली मेट्रो को कई बार स्लम हटाने के बाद ही अपने मार्ग का विस्तार करने में सहूलियत हुई। तो यह एक जेन्युइन समस्या भी, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा प्रश्न यही है, आर्टिकल में भी यही बात है कि आप पहले प्लान करके उनको सेटल कीजिए। तो ये हो गया, यानी समस्याएं तो है।
तो समस्याएं आपने पढ़ी, इसके बाद फिर प्रश्न होता है क्या तोड़ना ही समाधान है? क्या तोड़ना ही समाधान है? तो आंसर सीधा नो, बिल्कुल नहीं। लोग बरसों से वहां रहते हैं, उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है, पुनर्वास की व्यवस्था अक्सर नहीं होती है। और यह संविधान के आदर्शों के आधार पर भी आप कह रहे हैं कि संविधान हमेशा न्याय की बात करता है। यानी संविधान में क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने कहा है राइट टू शेल्टर, यानी आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, छत, इज पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ 21। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा। तो ऐसे में किसी को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, कोई ऑप्शन दिए हुए हटा देना स्वाभाविक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जो एक्टिविटी हुई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है। आई होप आप समझ गए। तो तोड़ना समाधान नहीं, तो फिर क्या समाधान हो? अगली बात आपके मन में आएगी, ठीक सर तोड़ना समाधान नहीं, लेकिन अब आप ही बताइए फिर हम आंसर में क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा, समाधान क्या होगा। बड़ा अच्छा एक वर्ड आपको आर्टिकल में आया हुआ था, मुझे भी बड़ा पसंद है, इन सीटू। ये सब हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, लेकिन यहां बड़ा इन सीटू रीडेवलपमेंट, बहुत अच्छा वर्ड है इन सीटू। इसको आप हिंदी में भी इन सीटू ही लिखिएगा, क्योंकि फिर वो हिंदी बहुत ध्यान। इन सीटू रीडेवलपमेंट। आप कहेंगे सर क्या समझाइए? तो जहां स्लम है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारतें बनवा दीजिए, ठीक है ना। जैसे मुंबई में भाभा अस्पताल के पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि उस बहुमंजिला इमारत में इन लोगों को आप शिफ्ट कर देंगे। तो पहला हो गया इन सीटू, जहां पर है वहीं पर कोई व्यवस्था कर दीजिए। इन सीटू का मतलब ये हो गया। दूसरा हो गया स्मार्ट सिटीज प्लस अफोर्डेबल हाउसिंग को जोड़िए। यानी स्मार्ट सिटी मिशन में सस्ते मकानों पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, जिससे कि लोग अपना स्वयं का मकान अपनी मेहनत की कमाई से खरीद सकते हैं। जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी है, धोलेरा स्मार्ट सिटी है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट आपको शुरू करने होंगे दिल्ली या मतलब देश के सभी बड़े शहरों में। तीसरा, काउंटर अर्बनाइजेशन, एक बड़ा अच्छा शब्द आपको दे रहा हूं, जिस पर यूपीएससी ने 2012 में शायद क्वेश्चन पूछा, भूल रहा हूं। काउंटर अर्बनाइजेशन यानी छोटे शहरों का विस्तार। इसका मतलब क्या होगा? छोटे शहरों का विस्तार कीजिए, जिससे बड़े शहरों में लोग, छोटे शहरों का विस्तार यानी दिल्ली मुंबई जैसे शहरों पर जनसंख्या का बोझ घटाना, छोटे शहरों का, जैसे गुड़गांव डेवलप हुआ ऐसे कुछ और शहर डेवलप किया जाए। चौथा, लैंड रिफॉर्म किए जाए, ठीक है ना, क्लियर है। किसानों को उचित मुआवजा, पुनर्वास, ये सारी चीजें मिले, जिससे कि बिल्डर्स को जमीनें लेने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, किसानों के आंदोलन का सामना ना करना पड़े, ठीक है। फिर इसके बाद एक और बड़ा अच्छा है, रेंटल हाउसिंग पॉलिसी सरकार बनाए। यानी जो रेंटल हाउसिंग पॉलिसी यानी किराए पर घर की नीति, जो गरीब बिहार से या किसी अन्य राज्य से प्रवासी मजदूर बन करके दिल्ली मुंबई ऐसे शहरों में आ रहे हैं, उन्हें मकान किराए पर मिले कानूनी रूप से, ठीक है ना। लुधियाना भोपाल वगैरह में ऐसा किया गया है, जिससे वह किराए पर रह सके और सरकार उसमें कुछ मदद भी करती है। यही चीज यहां पर पूरा का पूरा डिस्कस किया गया है। आई होप, एक बार बताएं मुझे, सारी चीजें क्लियर होगी बच्चों, पूरा टॉपिक एक बार सब लोग बताएं, और अगर टॉपिक क्लियर हो गया तो फिर वापस चलें, यानी अब IQIP की तरफ। तो सिलेबस आपके सामने है, आपको पहले से ही डिस्कस कर दिया गया है, एक बार आप देख सकते हैं। GS1 सोसाइटी गरीबी, GS1 सोसाइटी अर्बनाइजेशन, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस गरीबी एवं भूख, इकोनॉमी आपको सब बता चुका हूं, सोशल जस्टिस जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, ठीक है ना।
ठीक है, अब आता है IQIP, यानी जो प्रश्न आते हैं 2011 में आया था, मैं कह रहा था कि 12 में आया, 13 में, 2011 में सोसाइटी में पूछा गया था, लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न है और कभी भी रिपीट हो सकता है। काउंटर अर्बनाइजेशन, यानी महानगरों में जो स्लम, भीड़ भाड़, इस प्रकार की समस्या है, जो संसाधनों पर बहुत ज्यादा बोझ है, उस पर काउंटर अर्बनाइजेशन कैसे एक अच्छी नीति हो सकती। ठीक है, महानगरों के सुधार में काउंटर अर्बनाइजेशन आप देख सकते हैं। तो ऑब्वियस इस प्रश्न की डिमांड में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आपको काउंटर अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप कैसे कर पाएंगे, और जो बच्चे नहीं आती है अब यहां सीख जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। फिर दूसरा, ऑब्वियस अगर आपने डिफाइन कर दिया, फिर आपको बताना है कि महानगरों का बोझ कैसे घट जाएगा अगर हम काउंटर अर्बनाइजेशन की नीति पर काम करेंगे। और फिर इसके बाद आपको इस आर्टिकल के साथ जोड़ना है, जो स्लम क्लियरेंस की बात हम लोग कर रहे हैं कि शहरों से कैसे स्लम को हटाया जाए, उसके लिए कहा गया छोटे छोटे शहर बसाए जाए। तो स्वाभाविक है, जो हमने इस आर्टिकल के समाधान में बताया वो काउंटर टेररिज्म ही है। तो काउंटर टेररिज्म यानी अगर पहली चीज आपको सोचना है तो क्या है, जब लोग बड़े शहरों से छोटे शहरों, गांवों की ओर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अब परिणाम क्या होगा अगर ऐसा होता है, तो प्रदूषण कम होगा शहरों में, बड़े शहरों में जहां से आबादी जा रही, ट्रैफिक, स्लम, जनसंख्या दबाव, ये सब कम होगा। तो आर्टिकल से कैसे इसका कनेक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, यानी IQIP, इसका कैसे हम करेंगे कि लेख में भी तो कहा गया कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में 25% लोग स्लम में रहते हैं बेटा। अब अगर काउंटर टेररिज्म के तहत नए शहरों, स्मार्ट सिटी और छोटे शहरों का हम विस्तार करें, जैसा कि आर्टिकल में सुझाव दिया, तो यही तो काउंटर अर्बनाइजेशन की अवधारणा है। दिल्ली का बोझ घटाओ, जैसे नोएडा और गुड़गांव को विकसित किया गया वैसे ही अन्य शहरों को विकसित करिए। तो पहला चीज हो गया, समझ में आ गया, एक बार कमेंट करते चले। दूसरा आता है, भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया उनकी विवेचना की। डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स व्हिच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ द स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब इस प्रश्न की डिमांड क्या, पहला, रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स आ रही, सामाजिक समस्याएं। तो सोशल समस्याओं में यही पहला कि भाई स्लम बन रहे हैं, तो स्लम तो पहला ही हो गया। तो इस आर्टिकल के साथ तो सीधा सीधा कनेक्ट हो गया, लेकिन इसमें आप और भी पॉइंट, जैसे असमानता भी बढ़ी है, जैसे ऑब्वियस है वेस्ट यानी कचरा भी बढ़ा है, ट्रैफिक भी बढ़ा है, बेरोजगारी भी बढ़ी, अपराध भी बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं, क्लियर बेटा। तो इस आर्टिकल में क्या दिखाया गया, रैपिड अर्बनाइजेशन क्या है, शब्द को पकड़िएगा, रैपिड स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। रैपिड मतलब क्या हो गया, तेजी का मतलब क्या हो गया कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी नियोजन के शहर बढ़ रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं बेतरतीब विस्तार हो रहा है। तो आर्टिकल में भी दिखाया गया ना कि स्लम बनते हैं क्यों, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि माइग्रेशन होता है बिहार ऐसे राज्यों से, और भी राज्य हैं, मैं बार बार बिहार का नाम ले रहा हूं। सरकारी योजनाएं अपर्याप्त है, आप देख सकते हैं। इस लेख में दिखाया गया कि सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, बीमारी है, असुरक्षा है, अनऑथराइज्ड कब्जा है, जमीन का मिसमैनेजमेंट यानी कुप्रबंधन है। ठीक है, अब आते हैं, भारत में स्मार्ट नगर, स्मार्ट गांव के बिना जीवित नहीं रह सकते। आप सीधा बिल्कुल कह दीजिए कि ये स्लम वाली जो प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। यानी इस प्रश्न की डिमांड क्या है, इस प्रश्न की डिमांड है मेरे प्यारे बच्चों की स्मार्ट शहर टिकाऊ तभी बने रख सकते हैं जब गांव का भी विकास हो, कि वहां से जनसंख्या आए ही ना। यही तो शायद पीके जी कह रहे हैं, ग्रामीण नगरीय एकीकरण का महत्व बताना, रूरल अर्बन इंटीग्रेशन का महत्व बताना, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी यानी आधुनिक शहर जिनमें बुनियादी सेवाएं डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध, उसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। स्मार्ट विलेज स्वाभाविक है, सेम वही गांव जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इंटरनेट हो। इंटीग्रेशन यानी इन दोनों
के बीच का पूरक संबंध यह है। तो इस आर्टिकल में हमने क्या कहा, यही तो कहा ना कि अगर केवल बड़े शहरों को विकसित किया जाए तो लोग गांव से भागेंगे, शहरों पर दबाव बढ़ेगा और स्लम बढ़ेगा। तो समाधान में जो बताया गया वो इसी प्रश्न का समाधान है कि छोटे शहरों का विकास करो, गांव से पलायन रोको, शहर वहीं बनाओ जहां भी गांव है, यानी दोनों का इंटीग्रेशन। धोलेरा स्मार्ट सिटी आपको एग्जांपल दिया गया गुजरात का, पहले गांव था अब वो एक प्लांट सिटी हो चुका। तो ये आपको ध्यान रखना। तो स्मार्ट नगर कार्यक्रम के बहुत से उद्देश्य होते हैं, एक उद्देश्य आप स्लम वाला भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि आईटी हब के रूप में शहरों का विकास रोजगार तो दे रहा है लेकिन समस्याएं ला रहा है। अब आईटी हब के रूप में यानी जैसे बेंगलुरु, पुणे, तो रोजगार यहां खूब बढ़ा, लेकिन फिर क्या हो रहा है, स्लम फिर वही आ गया, स्लम की समस्या भी हो रही, यही सामाजिक समस्या है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इसमें यही कहा गया ना कि नए काम, स्टार्टअप्स। तो भैया अगर इंजीनियर चाहिए तो पोछा लगाने वाला भी तो चाहिए। तो आर्टिकल यही कहता है कि दिल्ली, मुंबई जैसे आईटी और सर्विस सेक्टर आधारित शहरों में स्लम 25% तक बढ़ चुका है और अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी, इसलिए झुग्गियां बन रही। समाधान यही कि स्मार्ट सिटी और आईटी, स्मार्ट सिटी और छोटे शहर आईटी हब को संतुलित कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें आप यूज कर सकते हैं और ऑब्वियस है आपको ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। कैसा लगा बच्चों? एक बार सब बच्चे बताएं, एकदम मजा आ गया? अगर मजा आ गया सब बच्चे तुरंत कमेंट करते चलो, क्योंकि यहां पेड क्लासेस की सबसे बड़ी स्थिति तो यही होती है कि हर चीज समझ में मतलब आप सब लोग यहां कमेंट कर सकते हैं और मैं देखता हूं पेड क्लासेस पे। अब पहला प्रश्न है, यानी डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिसी चैलेंज एसोसिएटेड विद अर्बन स्लम्स इन इंडिया, सजेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, भारत में शहरी झुग्गियों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक एवं नीतिगत संकटों की चर्चा कीजिए, दीर्घकालिक समाधान सुझाइए उपयुक्त उदाहरणों के साथ। पॉइंट इज क्लियर? ये कह रहा है श्लोक पांडे, गुरुजी प्लीज एक बार और। बेटा तुम डांट खा जाओगे, अभी चुपचाप रहो। कितनी बार, इतना इजी टॉपिक है, इसमें क्या बताना है आप, मतलब जैसे तो हंसी वाली बात कर रहे हो तुम। ठीक है, इसमें तो आपको बता मतलब कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आता है एक एडिशनल, आपको यहां पर करा देता हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ इसका संबंध। ये बहुत अच्छा, इसको याद रखें। नंबर 1 आप देखिए, नो पॉवर्टी, केवल सोचने की क्षमता बढ़ाइए। नो पॉवर्टी टारगेट है ना बच्चे? यानी इसमें कहा गया है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है फॉर ऑल पीपुल एवरीवेयर, यानी जो कहीं पर भी है वहां से गरीबी पूरी तरीके से खत्म करना है। अब इस टॉपिक के साथ कैसे संबंध हो रहा है, यानी स्लम के साथ। भैया शहरी गरीबी का सबसे स्पष्ट रूप है स्लम। तो अगर भारत में इनकी समस्या है तो हम नो पॉवर्टी के साथ तो जा ही नहीं रहे। फिर इसके बाद SDG 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, आप देख सकते हैं स्लमों में स्वास्थ्य सेवा नहीं है, भीड़ और गंदगी से बीमारी फैलती है। और लेख में यही बताया गया है कि स्मार्ट सिटीज अगर आप बनाते हैं तो स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं सुधर सकती। फिर SDG गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अब बताने की जरूरत नहीं, स्लम में इसकी गंभीर समस्या है, इसका सलूशन भी बताया गया है आर्टिकल में, स्मार्ट सिटी। फिर इसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आप देख सकते हैं। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमी यानी कि वो फॉर्मल वर्क से
जुड़े जो स्लम के लोग, लेकिन वो इनफॉर्मल असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखें 10, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी है ना, यानी असमानता को कम करना, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद इस प्रकार, मजा आ गया बेटा? अब एक चीज और, जैसे श्लोक ने कहा कि सर एक बार और समझाइए, ये सब समझो बेटा। अब जैसे एक चीज और आपको बता दूं जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, और वो है कि अगर हम स्लम को विकसित करें तो कैसे जीडीपी बड़ा कर सकते हैं। बहुत से पॉइंट आप लोग सोच चुके, अभी तुरंत सोच लेंगे, क्योंकि इस पर चर्चा करता हूं। स्लम रीडेवलपमेंट, स्लम रीडेवलपमेंट, ठीक है, ये जीडीपी को कैसे बड़ा करेगा, तो बताने की जरूरत नहीं। अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, आज तो भारत के 35 सिटीज, इस पर कई बारी मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, वो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जीडीपी का लगभग 60% योगदान करते। कितना करते हैं अब आप देख लीजिए। लेकिन आपने पढ़ा है कि इन्हीं 35 शहरों में अगर एक लमसम आंकड़ा लें तो 25% आबादी स्लम की है, जो कि पूरी तरह से क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक बड़ा हिस्सा बन रही, नहीं बन रही लेकिन बहुत थोड़ा हिस्सा बन रही। यानी क्या ये मजबूत कंज्यूमर नहीं है? तो इसका मतलब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चारों फैक्टर में पूरी तरह शामिल नहीं होती है, तो जीडीपी क्या रहेगी? जीडीपी अपूर्ण रहेगी, है? तो ऐसे में लीगल हाउसिंग दें, अगर हम सोशल सिक्योरिटी दें, तो बेटर प्रोडक्टिविटी और फिर एक बेटर जीडीपी क्रिएट हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो ये यहां पर कहा गया। क्लियर है? क्लियर बेटा? एक मिनट बेटा, कोई एक सेकंड। एकदम से क्लियर पूरा टॉपिक? कितने एंगल से क्लियर, कितने एंगल से क्लियर हुआ ये? अरे क्या ही हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से सोचने की कला हमको और आपको विकसित करनी है, और इसके बाद स्वाभाविक रूप से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आजा भाई, कहां अटक गया, क्यों? ठीक है। अब इसके बाद ये मॉडल क्वेश्चन है जिसकी आप लिख करके स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, और जब स्वयं प्रैक्टिस करेंगे और फिर हमारा एग्जाम हॉल गाइड, यानी जो आपको इसका पूरा पीडीएफ में डिटेल्ड कंटेंट मिलता है, आर्टिकल्स का भी, एडिटोरियल्स का भी और क्वेश्चन आंसर भी, आप उससे मैच करेंगे। एक बार मैं कमेंट भी चाहूंगा, क्या कुछ फायदा हो रहा है इससे कि पहले आंसर आप लिखें या सोचें और फिर मेरा आंसर पढ़ें, कितने परसेंट मैच करता है वो ध्यान रखना। भारत में शहरी झुग्गियों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक एवं नीतिगत संकटों की चर्चा कीजिए और दीर्घकालिक समाधान। सब कुछ बता दिया हूं कि नहीं? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिसी चैलेंजेस क्या है भैया स्लम के साथ, ठीक है? मजा आ गया? सोल्यूशन भी बता दिया है, तो इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। ये आंसर आपको एडवांस IQ/IP इसी पीडीएफ में दोपहर को 12:30 बजे मिल जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देखेंगे, आप लोग पूछते हैं कि ये कहां मिलेगा, हमारा अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आपको वहीं पर ये ₹99 पर मंथ, बहुत कम में आपको मिल जाता है। ये फोन नंबर है, अगर कोई इश्यू हो तो आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो मेरी मेंटरशिप, सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप SAPMP, आपके पास अवेलेबल है। और सीसीपी पल्स, अब तो भैया एक मैं आपका टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो सीसीपी पल्स का हिस्सा जरूर बनिए। पूरे साल भर आप महीने की शुरुआत वाले संडे और अंतिम वाले संडे में एक टेस्ट देंगे, जिससे आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन, वो भी प्रीलिम्स में, भाई मुश्किल है निकलना।
और इसके बाद ये यूपीएससी की तैयारी के लिए मेरी मेंटरशिप, ये हमारा प्लेटिनम बैच ऑप्शनल और जीएस का, ये हमारा डायमंड बैच जीएस का, ये हमारा इंस्पायर एसी का बैच, और इसके अलावा प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स सीसीपी, जिसमें जीएस और सीसेट हम अभी से आप लोगों को करा रहे हैं, जिससे 2026 रुके ना, आप सब इसका हिस्सा जरूर बने। कॉल, किसी को भी एडमिशन लेना हो, ये फोन नंबर है, वो हमारा ऐप है, आप कॉल कर सकते हैं। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। वित्त वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन की हानि दशक के उच्चतम स्तर पर। देखिए, हमेशा मैं जब कोई टॉपिक चूज करूं या आप कोई टॉपिक चूज करें, तो आपको हमेशा एक चीज का ख्याल रखना, और वो ये है कि आने के चांसेस क्या हैं, या इन डेटा का हम कितना बेहतर ढंग से यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ, पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा 2025 में, तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है, बाकी तो यहां कुछ भी नहीं, यही बताया गया डेटा की सबसे ज्यादा आपदाएं आई हैं पिछले 10 वर्षों में, इस वर्ष सबसे ज्यादा। और जैसे ही यह विषय आता है, यह आंकड़ा आता है, तो इससे 3 चीजें प्रश्न के दायरे में आती है, और ये तीनों चीजें यूपीएससी के लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला है इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जब भी इतनी आपदा, इतने लोगों की मृत्यु हो रही, तो पहली समस्या क्या आएगी, जिस पर डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया का एक्सपोज हो जाता है, ठीक है ना। यानी इसकी पोल खोल देता है कि हमारे यहां डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत नहीं है। दूसरा, जलवायु अनुकूलन रणनीतियां, यानी क्लाइमेट एडॉप्टेशन स्ट्रेटजीज पर भी प्रश्न उठता है। और तीसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इनइक्वलिटीज, यानी मानव विकास असमानताओं की पोल खोल देता है। 3 चीजें। अब आपको लगेगा कि ये 3 चीजें यहां अगर थोड़ी सी समझा दी जाए, तो और बेहतर ढंग से आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। चूंकि एज ए स्टूडेंट स्वाभाविक डेटा हो गया, 3 बातें हो गई, अब इसका रिलेशन कैसे है। ऑब्वियस है बच्चे, अगर ह्यूमन प्राकृतिक आपदा के कारण इतनी बड़ी संख्या में अपना प्राण दे रहे हैं, तो एक तो जिनका प्राण गया वो प्राण गया, बाकी उनके साथ जो एसोसिएशन में है वो लोग, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी हानि है, और यह डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो इंडिया का है उस पर प्रश्न उठा रहा। अब आप कहेंगे सर, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम यानी वो स्वाभाविक है, जो हमारा एनडीएमए कानून है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005, उसके तहत जो हमने एक ट्राई स्ट्रक्चर सिस्टम डेवलप किया है आपदा मैनेजमेंट का, त्रिस्तरीय संरचना, केंद्र के स्तर पर राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, स्टेट के स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। तो ऑब्वियसली ये जो पूरा हमने मैनेजमेंट का सिनेरियो लिया है, इसको हमने सबसे पहले ह्यूगो फ्रेमवर्क, उसके बाद अब वर्तमान के सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ भी जोड़ा हुआ, जिसमें हम 3 चीजों पर फोकस करते हैं, जिसे कहते हैं ट्रिपल आर, जो मूवी आई थी ट्रिपल आर, रिकवरी, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें, तो कहीं ना कहीं हम यह देख पाते हैं कि कुछ कमियां हैं। ये नहीं कि एकदम से ये कानून, ये व्यवस्था खराब, उसी को कहा है कि आपदा प्रबंधन व्यवस्था, जिसका मैंने आपके सामने नाम रखा, उसकी पोल खोलता है, उसकी कमियों को उजागर करता है। पोल खोलने का मतलब होता है, दूसरा हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्लाइमेट एडॉप्शन की जो रणनीतियां होनी चाहिए, वो हमने बेहतर ढंग से नहीं बनाई है। और मानव विकास असमानता, तीसरा पार्ट, दूसरा क्लाइमेट वाला आप बहुत इजीली समझ गए हैं। तीसरा आता है मानव विकास असमानता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो गया बच्चे, ये जो मृत्यु हो रही ना, उसके बारे में कहा गया है कि जो गरीब है, जो वंचित है, आपदाओं में मृत्यु का शिकार भी वही होते हैं मैक्सिमम। तो ऐसे में जो सक्षम है वो तो बच रहे हैं, जो सक्षम नहीं है सबसे ज्यादा नुकसान उनको हो रहा है। तो विकास असमानता की पोल खोल रहा है कि नहीं, गरीबों पर सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट है। तो ये 3 बातें इन घटनाओं के साथ जुड़ी हो, तीनों हमारे सिलेबस का पार्ट है, स्वाभाविक है। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट बताने की जरूरत नहीं है, और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी ऑब्वियस है, यही विषय यहां पर डिस्कस है। सिलेबस आप देख सकते हैं, जीएस पेपर 2 आईआर, यानी भूकंप, सुनामी, चक्रवात, यही सब तो समस्याएं हैं ना।
सिलेबस का पार्ट आपदा एवं आपदा प्रबंधन, ऐसे आपदा पर कभी भी आ सकता है, प्रकृति पर आता ही है, वो मैंने आपको बताया है। इस प्रश्न को जरा पढ़िए और आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, जरा इस 30 नहीं, हाँ 30 सेकंड इस पर जरा इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि जब मैं फ्री हैंड अभी लेक्चर लूंगा तो अगर आप थोड़ा सोचे रहेंगे इस प्रश्न के बारे में तो आप इस प्रश्न के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि भैया देखो अंतिम गोल यही है। अगर आप एडिटोरियल पढ़ने मेरे पास आते हैं, कहीं जाते हैं, समझिए बेकार स्ट्रेटजी। अंतिम लक्ष्य, एक बार जरा इस प्रश्न को पढ़े बच्चे। हाँ नीतीश, बिल्कुल बेटा, हिमाचल तो हो गया, सोच लिया। ठीक है, उस निबंध में सब एकदम से कनेक्ट हो रहा है कि हम प्राकृतिक नियमों का तो सामना नहीं कर सकते हैं, मानव निर्मित कानून नियम विधि विधान से हम बच सकते हैं, लेकिन ठीक है। अब इस प्रश्न को आप दिमाग में डालिएगा, कारण बताइए क्यों ऐसा हो रहा है, और उसके बाद फिर उस कारण का एक समाधान आप तैयार कीजिए। केवल ग्लोबल वार्मिंग नहीं बेटा, केवल, ठीक है, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं से, ऐसा मैं अपने शब्दों में कह दी, प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल डिजास्टर्स से बढ़ती मानव क्षति, ठीक है ना, एक विकासशील भारत के लिए चुनौती है, इसको आप याद रखिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम सुनते हैं कि कहीं भूकंप आया, कहीं बादल फटा, कहीं बाढ़ आई, तो हम ये सोचकर, हम और आप, हम ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो सब सुरक्षित है। उसी बात को यहां आर्टिकल में एक प्रश्न के दायरे में लिखा गया है कि, और हमसे आपसे कहा गया है कि क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल हजारों लोगों की मौत सिर्फ इन प्राकृतिक आपदाओं से होती है, और अब ये मौतें हर साल और ज्यादा हो रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऐसे कि हम प्राकृतिक नियमों का, यानी हम मानव निर्मित नियमों का तो सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक का नहीं। अब सीधा सीधा इस घटना को उसके साथ जोड़ दीजिएगा, ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। और यह जो पूरा डेटा मैंने अभी आपको जिक्र किया था, ये केवल एक डेटा नहीं है, एक प्रश्न उठाता है। किस विषय पर? देश की जलवायु तैयारी और मानवीय विकास की स्थिति पर, जो मैंने आपको डिस्कस किया। दो चीजों पर, किस पर? देश की क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस कैसी है, जलवायु तैयारी कैसी है, और मानवीय विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की स्थिति क्या। तो ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दी। अब आता है किन कारणों से हो रही है ये कारण, इनको आपको बताना है। ऑब्वियस है, पहला जो नीतीश ने लिखा, निकिता सैनी ने लिखा,
क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। यानी ऐसा नहीं कि बारिश पहले नहीं होती थी, बट अब बारिश सिर्फ बारिश नहीं रही, अचानक होने वाली बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड का रूप ले चुकी है, और इसके कारण से लैंडस्लाइड या भूस्खलन जैसी गंभीर आपदा स्थितियों का कारण बन रही। आपको बताने की जरूरत नहीं, हिमाचल प्रदेश हुआ, केरला हुआ। हिमाचल प्रदेश में 400 से ज्यादा मौतें 2024 में केवल बारिश और लैंडस्लाइड से हुई थी, ऐसा एनडीआरएफ के पास डेटा है इसका। दूसरा, असुरक्षित निर्माण और शहरीकरण, जो हम शहरीकरण का विस्तार कर रहे हैं, यानी पहाड़ियों, नदियों के किनारे, कमजोर ढलानों पर हम घर बना रहे। उत्तराखंड की चारधाम परियोजना पर जो भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भूस्खलन खतरे की चेतावनी दी थी, तो हम जो ये कर रहे हैं। तीसरा ऑब्वियस है, लो एसडीआई, कम मानव विकास सूचकांक। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई? जो गरीब या पिछड़ा इलाका है वहां पर अगर कोई चेतावनी जारी भी होती तो वो लोग अवेयर नहीं होते, और अमूमन चेतावनी जारी नहीं होती उन एरियाज में, तो पिछड़े गरीब इलाकों में ना चेतावनी समय पर मिलती है, ना मेडिकल सुविधा होती है। तो इसमें फ्लेम यूनिवर्सिटी है एक, जिसके बारे में, ठीक है ना, फ्लेम यूनिवर्सिटी का रिसर्च आया है कारणों पर। तो फ्लेम यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है वो यही कहती है कि जहां विकास कम है वहां आपदा ज्यादा घातक होती है, ठीक है। और उसमें केवल मानव मृत्यु नहीं, मानव की मृत्यु हुई, मवेशियों की हानि हुई। अब अगर आप गरीब हैं, आपके पास मवेशी हैं, एनिमल्स हैं, और अगर वो आपदा में नष्ट हो गए तो आपकी तो इकोनॉमी खत्म हो गई, घर का नुकसान हो गया, फसल भूमि का नुकसान हो गया। तो ये सारे रीजन बताए गए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट एफर्ट्स यानी सरकारी प्रयास। तो सरकार कर रही, जैसे सरकार का है सैचेट। सैचेट क्या है? सैचेट सिस्टम है, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा आने से पहले, जो एसएमएस और मीडिया के जरिए लोगों को अलर्ट देती है। तो सरकार कर रही। अब आप मुझे बताइए, क्या जो कमजोर विकसित क्षेत्र वहां एसएमएस पहुंच जाएगा और वो लोग एसएमएस रीड कर लेंगे? या चलिए मान लीजिए वो लोग रीड भी कर ले रहे हैं, तो क्या सिर्फ अलर्ट भेज देना ही काफी है? कभी नहीं। जब तक लोग ट्रेंड नहीं होंगे, प्रशिक्षित नहीं होंगे, नंबर वन, वो उस एसएमएस का मतलब नहीं समझेंगे। दूसरा, बचाव केंद्र तैयार जब तक नहीं होंगे तब तक मौतें होती रहेगी। तो आप देख सकते हैं। अब आता है, यानी सरकार कर रही तब भी समस्या है, तो आप तो यूपीएससी में ऐसे निकल नहीं सकते। फिर आपसे पूछा जाएगा समाधान क्या हो सकता है, यानी सॉल्यूशन, समाधान क्या हो सकता है। पहला होगा CBDRR, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी जो भी गांव के लोग हैं, कस्बों के लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए। जैसे शिक्षा मित्र योजना है, वैसे आपदा मित्र योजना ये मैंने बनाई है, आपदा मित्र योजना तैयार की जाए। जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को आपदा डिजास्टर की ट्रेनिंग मिले। तो पहला तो हो गया, कम्युनिटी को आप शामिल कर लीजिए आपदा के प्रबंधन में, जिससे मैंने कहा कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। दूसरा होता है कि स्पेशियल प्लानिंग होनी चाहिए, स्पेशल नहीं, स्पेशियल प्लानिंग यानी स्थानिक योजना, हर क्षेत्र के लिए अलग। यानी जहां पर लैंडस्लाइड की ज्यादा संभावना वहां इसके लिए प्लान हो, जहां पर अर्थक्वेक यानी भूकंप की संभावना वहां इसके लिए, ठीक है। तो स्थानिक का मतलब है कि इन क्षेत्रों में क्या किया जाए, यानी कि निर्माण वगैरह को रोका जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या है? इन क्षेत्रों में निर्माण वगैरह को रोका जाए, जो भी, और कैसे रोका जाए, यानी मैपिंग की जाए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, यूपीएससी भी पूछे था, जोनल हैजार्ड मैपिंग की जाए। तो ये दो चीजें कर ली जाए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी।
यानी भूस्खलन, बाढ़, भूकंप जहां पर आ रहे हैं वहां के क्षेत्रों को मैपिंग कर ली जाए और वहां पर कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाए। तीसरा ऑब्वियस है क्लाइमेट रिजाइलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CRI, क्राई विकसित किया जाए। जलवायु लचीला ढांचा इसे आप कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसी सड़कें बनाई जाए जो बाढ़ में बहे नहीं, यानी बाढ़ रोधी सड़कें हो। घर इन क्षेत्रों में ऊंचे बनाए जाए, पुल मजबूत बनाए जाए, यानी इन सबको जलवायु के हिसाब से डिजाइन किया जाए विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग। फोर्थ हो जाता है कि जो भी विकास योजनाएं हैं, यानी जो डेवलपमेंट प्लान है, स्कीम से उसमें आपदा जोखिम जोड़ें, उसमें आपदा जोखिम जोड़ें। ठीक है ना? यानी आप कहेंगे सर ये क्या होता है कि जितनी योजनाएं हैं उसमें आपदा जोखिम कैसे जोड़ें? तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, PMAY, प्रधानमंत्री, एक उदाहरण से समझा रहा हूं कि कैसे विकास योजनाओं में डिजास्टर रिस्क को जोड़ा जाता है। पीएम आवास योजना है, तो पीएम आवास योजना जी यानी ग्रामीण में क्या किया जाए? जो घर बनाए जाए, भाई आवास योजना में घर बने, तो जो घर बनाए जाए वो भूकंप रोधी हो, यानी और बाढ़ रोधी हो, यानी ऐसे घर जो भूकंप का सामना कर सके, उसके झटकों का, और जो बाढ़ का मुकाबला कर सके। ठीक है ना? जैसे फसल बीमा योजना है, तो बाढ़ से भी फसल का बीमा। मनरेगा जैसे स्कीम है, तो मनरेगा को उसी प्रकार की, यानी विभिन्न क्षेत्रों में जहां भूस्खलन के चांसेस हैं, तो भूस्खलन को रोकने के लिए कार्य कराए जाए मनरेगा के मजदूरों से। जहां बाढ़ की समस्या है, तो वहां बाढ़ को रोकने के लिए मनरेगा के मजदूरों से काम कराया जाए। इसी को बोलते हैं विकास योजनाओं में आपदा जोखिम को शामिल करना। क्या बच्चों एकदम से क्लियर हो गया है? ये पॉइंट हो गया है? और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11, सुरक्षित और लचीले शहर बना पाएंगे। 13, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो भी अचीव कर पाएंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, गरीबी उन्मूलन में भी यह समाधान सहायक होंगे। क्यों? क्योंकि आपदाएं गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। कैसा लगा है भाई बच्चों मेरे? कैसा लगा? मजा आ गया? बस अब उसके बाद इस क्वेश्चन के आप शानदार जानदार ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मानव मृत्यु दर फाइनेंशियल ईयर 25 में दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जबकि अवसंरचना और चेतावनी प्रणालियों में सुधार हुआ है। इसके कारणों की विवेचना करें तथा समाधान सुझाएं। अब इसका आंसर आपको अभी मिल जाएगा, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लें। सारा कुछ तो मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, अब आता है अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF को क्या घोषित कर दिया है? आतंकी संगठन घोषित कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, तो इसकी हमारे और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, जरा इस विषय पर एक चर्चा कर लेते हैं और फिर बातचीत करते हैं और विस्तार से। ठीक है, तो ये तीनों अखबारों में है। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, FTO, और SDGT यानी स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। यानी ये दोनों अमेरिका के कानून है। इन कानूनों के अंतर्गत TRF को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। ये दोनों याद रखिएगा। पहला होगा कि भाई आतंकी संगठन घोषित हो गया, पहला कानून यानी FTO। दूसरा होता है कि अब इसके तहत उनके फाइनेंसेस यानी उनके वित्तीय स्रोतों पर निगाह रखी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया है। यह कार्रवाई 25 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई, जिसमें TRF ने कहा था कि उसने यह घटनाक्रम को अंजाम दिया। ठीक है, अब स्वाभाविक है ये हमारे लिए आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ी चीज वो है
यूपीएससी का सिलेबस हिंदी वाला मत पढ़िएगा, हिंदी वाला सिलेबस गलत है, ठीक है ना। तमाम कहने के बाद भी आज तक यूपीएससी ने, मैंने इस पर एक कितने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन वो वीडियोस एक पॉइंट भी वायरल हो ही नहीं पाए। आप केवल एक यूनिट देखिए, ऐसी ना जाने कितनी यूनिट्स और यूपीएससी के क्वेश्चन गलत है। इंग्लिश में कुछ पूछा, हिंदी में कुछ पूछा, 125 नंबर का ऐसे मैंने दिखाया है, यूपीएससी अलग पूछा। लेकिन भाई साहब कोई चिंता नहीं, पता नहीं इंडिया में भी चीजें, वजह मुझे मुझे लगता नहीं कोई चीज वायरल वायरल होता है यार, ये वायरल किया जाता है पैसा वैसा दे करके, क्योंकि यूपीएससी के बच्चे जो हिंदी मीडियम के, जिनकी इतनी बड़ी आबादी है, आप सोचो कि यार 125 नंबर का ऐसे का क्वेश्चन गलत है, कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि अब मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को उसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि इंग्लिश में जो है उसी को अप्रूव किया जाता है। आप सोचो सिलेबस देखिए, आप इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, और हिंदी में लिखा हुआ आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। यहां डिफाइन है कि भैया एक्सटर्नल स्टेट आप पढ़ लो, नॉन स्टेट एक्टर्स पढ़ लो, क्या क्या होता है, और उसके साथ आप पूरा पूरा, और यहां हिंदी में जय हो। आप खुद देखिए क्या इसका ट्रांसलेशन ये सही है। मैं केवल ट्रांसलेशन की बात करूं तो यार, जब ट्रांसलेशन ही सही नहीं है, जब ट्रांसलेशन ही सही नहीं है सिलेबस का, जो कि 2013 से लगातार 10 साल से ज्यादा हो चुके लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में, तो हिंदी मीडियम के बच्चे जरा ध्यान से देखें कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे प्री और मेंस के, उसमें कितने क्वेश्चन की लैंग्वेज गड़बड़ होती होगी, और आप कैसे सिस्टम से धीरे धीरे, टू बी ऑनेस्ट, बाहर होते जा रहे हैं। फिक्स है, मतलब पहले तो कुछ होता था, लेकिन अब आप धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं और धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे। उन बच्चों को पता है, उनके गार्जियंस को कोई चिंता ही नहीं, ठीक है। बस केवल हमने पैसा दे दिया, जाओ तुम पढ़ो। भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीति, ऑब्वियस है अमेरिका की नीति पर, तो अमेरिका की नीति का भारत पर इंपैक्ट, माने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति पर। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं 2017, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए आतंकवाद कैसे एक चुनौती है, और आपको यानी जो मेंस लिख रहा है उससे कह रहे हैं क्या क्या समाधान सुझाएंगे, और इनको फंडिंग कहां से मिलती है। फिर 2016 में आतंकवाद एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो गया है, बताओ कैसे हो गया है। फिर जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह किया था, उसके ऊपर प्रश्न हो गया है कि भाई ये आतंकी हमलों के विरुद्ध जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, हार्ट परसूट या सर्जिकल स्ट्राइक। फिर अच्छा, ये अफस्पा नहीं, अफस्पा तो नहीं लेना है, बाई मिस्टेक आ गया बेटा। उआपा, उआपा का जिक्र आया है, तो उआपा कानून आतंकवाद को रोकने में कहां तक सहायक है, ठीक है। फिर 2023 में आप देख सकते हैं आतंकवाद का फाइनेंस कहां से हो रहा है, उसको कैसे भारत रोकने की कोशिश कर रहा है, और दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी, आतंकवाद के लिए धन नहीं, उसका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, सीधा प्रश्न पूछ लिया। यानी आतंकवाद एक ऐसा विषय है जो ऑब्वियस है भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज, इसलिए उस पर रेगुलर प्रश्न आएगा। 2021 में देख सकते हैं आतंकवाद की जटिलता, तीव्रता, कारण, यानी सब बताना है आतंकवाद, क्या क्या उपाय किए जाए रोकने के लिए 2021, तो ये सारे प्रश्न आपके सामने। यानी ये जो पीवाईक्यूज है ये केवल जिक्र नहीं है, ये दो चीजें आपके सामने रखता है कि एक तो आपको जो मैं तैयारी करा रहा हूं वो बिल्कुल पैटर्न पे है जो यूपीएससी की डिमांड है, और दूसरी चीज आपको ये पीवाईक्यू ये सिखाते हैं कि आर्टिकल को पढ़ने के बाद अगर उसका यूज नहीं किया तो आपने क्या ही किया, ठीक है ना। टीआरएफ, टीआरएफ को अमेरिका द्वारा विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया जाना भारत की एक कूटनीतिक जीत है, लेकिन यह वैश्विक आतंकवाद विरोधी सहयोग की चुनौतियों को भी उजागर करता है। अब आप कहेंगे हाँ जीत भी है, बट सर ये क्या है, चैलेंज करता है ग्लोबल काउंटर टेरर कोऑपरेशन, ये क्या है। अब इसको जब समझाऊंगा तब आप विस्तार से समझेंगे। एक बार इस क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, जरा इस पर चिंतन कीजिए, तो ठीक है, फटाफट चिंतन कीजिए। चल बेटा,
समझ में आ गया? एक बार कमेंट करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया तो फिर शुरू किया जाए कहानी इसकी। हाँ निकिता सही कह रही हो। कह रही है अब तो लगता है कोर्ट से संबंध। बिल्कुल बेटा, इतने क्वेश्चन हैं। हाँ ये सही कह रही हो, मुझे लग रहा है ये कमान खुद मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और भाई जैसे यार देखो, बात ये नहीं होती है कि आप मान लो इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी होती है ना यार कि हम, ठीक है हमारे लिए एक समस्या नहीं है, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं, कितने भी बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े जो गांव में इंग्लिश मीडियम है, ध्यान से आप बताइएगा यार, वो किसी लेवल के इंग्लिश मीडियम है। वो इंग्लिश मीडियम के नाम पे समस्या है उन बच्चों के लिए जो ना हिंदी के रह जाते हैं ना इंग्लिश के रह जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? यानी हिंदुस्तान में जैसे सरकारी स्कूलों का मैं हाल कहता हूं, ऐसे जो प्राइवेट इंग्लिश इंस्टीट्यूशन है उनका भी हाल वही, उससे बदतर है। गांव के, सबर्बन एरियाज के, इनफैक्ट अर्बन एरियाज के भी, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं, जब वो, तो उनको ना हिंदी अच्छे से आती ना इंग्लिश आती, और बाद में जाके बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, कल्पना कीजिए एक ऐसा दुश्मन जो ना तो वर्दी पहनता है ना खुलकर लड़ाई करता है, बल्कि पर्दे के पीछे छिपकर हमारे देश के सैनिकों और नागरिकों पर हमला करता है। शब्द पकड़िएगा, पर्दे के पीछे छिपकर। पर्दे के पीछे छिपाता कौन है? स्टेट एक्टर्स। और करता कौन है? नॉन स्टेट एक्टर्स। यही है आतंकवाद, भारत की सुरक्षा, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी, अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा। अब यहां पर एक चीज और आपको समझना है कि जब हम यानी हिंदुस्तान ऐसे दुश्मनों को केवल अपनी सीमाओं पर नहीं रोक पाते, तब क्या करें? इसका जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें बेनकाब करना और कानूनी रूप से कुचल देना। यही किया है भारत ने, और जिसके बारे में आप पढ़ रहे, टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ, जिसे हाल ही में अमेरिका ने एफटीओ और एसडीजीटी, दो कानून है अमेरिका के, इसके तहत टेररिस्ट घोषित किया है। याद रखिएगा, आतंकी संगठन घोषित किया। टीआरएफ आप सबको बहुत अच्छे से पता है, इसे 2019 में एक पर्सनालिटी है जिसका नाम है मोहम्मद अब्बास शेख ने बनाया था। और ये अपने आप में अलग कोई संगठन है नहीं, बना हुआ है अलग है, लेकिन यह जो लश्कर तैयबा है उसी का एक मुखौटा संगठन है। यानी नाम अलग है बट यह वही लश्कर तैयबा का ही संगठन। और इसका टारगेट ये, एम ये जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना। क्यों? क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर भारत का विकसित होगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कुछ साल के बाद कहेगा कि हम भी भारत में जाना चाहते हैं। और इसी पृष्ठभूमि में 25 अप्रैल 2025 को आप सबको पता, पहलगाम में 26 जवानों की हत्या, नागरिकों की हत्या, माफी चाहूंगा, की गई। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम प्रॉक्सी टेररिज्म बोलते हैं, यानी छद्म आतंकवाद। तो कल को प्रीलिम्स मेंस में यह भी आ सकता है, छद्म आतंकवाद क्या और छद्म आतंकवाद कैसे भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती है। अब आप कहेंगे सर प्रॉक्सी टेररिज्म क्या होता है? अरे जैसे वही पंचायत में जो महिलाएं हैं जीत तो लेती, लेकिन पंचायत का शासन उनके पति, पिता या उनका बच्चा संभालता है।
यानी जब कोई देश खुलेआम हमला नहीं करता लेकिन आतंकी संगठनों को पनाह देकर भारत को चोट पहुंचाता, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सी टेररिज्म। इस प्रॉक्सी टेररिज्म को कैसे रोका जाए, तो भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के द्वारा इसका समाधान ढूंढा। 4 दिन का जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सैन्य अभियान किया, उसके बाद टीआरएफ से जुड़े सारे सबूत इकट्ठा किए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी है, भारत ने उसको एविडेंस दिए टीआरएफ के अगेंस्ट। फिर भारत ने अमेरिका की जो टीम थी उसको भी सबूत दिए, और ऑब्वियस है अमेरिका ने उन सबूतों में सच्चाई पाई और टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने टीआरएफ को 2 सूची में डाला है। पहली सूची एफटीओ है, ठीक है, यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब हो गया कि अब इस संगठन को कोई देश किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दे पाएगा। दूसरा एसडीजीटी यानी स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। इसका मतलब हो गया कि अब टीआरएफ की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और इनको फ्यूचर की फंडिंग पर भी रोक लगा दी जाएगी। यानी 2023 में जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, माफी चाहूंगा 2016 में जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, भूल जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक का स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस, तो इसे हम उसी तर्ज पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कह सकते हैं, याद रखिए। क्लियर है? तो ये हो गया अमेरिका का। क्या अब आपके मन में आएगा सर भारत ने भी इसको घोषित कर रखा आतंकी संगठन? जी हां, भारत का अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो 1967 है, ठीक है ना, उसमें इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया 2023 में। और उवापा एक्ट क्या है ये भी आप जान लीजिए। नंबर 1, किसी व्यक्ति या संगठन को इसके द्वारा आतंकवादी घोषित किया जाता है, भारत उसे आतंकी संगठन घोषित करके उसकी संपत्ति भी जब्त कर सकता है, आप देख सकते हैं। तीसरा, उसका जो नेटवर्क है, किसका? उस आतंकी संगठन या व्यक्ति का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए उसके पूरे नेटवर्क पर नियंत्रण कर सकता है, ठीक है ना। यही पूछा गया था 2019 में यूपीएससी में कि उवापा और एनआईए अधिनियम, एनआईए कानून में हाल में किए गए संशोधन कितने प्रभावी हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही आपको यहां पर पढ़ाना था। अब इसके बाद आते हैं IQIP के ऊपर। सॉरी बच्चों, कोई बच्चा कहता है, आप लोग कह रहे थे कि बेटा जुकाम हमको हमेशा ही रहता है, टेंशन लेने का नहीं। ये मतलब मेरा और उसका ऐसा संबंध है जिसकी, ठीक है। सॉरी, ठीक है। सबसे पहले इस प्रश्न पर आते हैं, चूंकि आर्टिकल में इसकी चर्चा है। हार्ट परसूट एंड सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? हार्ट परसूट एंड सर्जिकल स्ट्राइक। मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कैसे संबंधित है? यानी हार्ट परसूट और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे शब्दों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आतंकवादियों के विरुद्ध सशस्त्र कार्रवाई के लिए, आर्म्ड एक्शन के लिए किया जाता है। और आपसे पूछा था कि ये जो भारत ने की है उसका स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस बताइए, ठीक है, यही पूछा ना। तो आज के टॉपिक से ये कैसे संबद्ध होता है टीआरएफ से? तो टीआरएफ को अमेरिकी आतंकवादी सूची में डाल दिया गया है। तो भारत की कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा सकती है। भले ही वो सैन्य नहीं है, परंतु राजनयिक
प्रमाण आधारित ऑपरेशन, यानी हमने उन्हें एविडेंस दिए टीआरएफ का अगेंस्ट। यानी टीआरएफ के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को सटीक रूप से आतंकवाद की जड़ पर वार करने का अवसर दिया, ठीक वैसे ही जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। तो आई होप आप समझ गए सर्जिकल स्ट्राइक। हार्ट परसूट शब्द, हार्ट परसूट जैसे सिद्धांतों का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई देश सीमा पार आतंकवादी को तत्काल दंडित करने की अनुमति लेता है। जैसे म्यांमार से हमने अनुमति ली और म्यांमार सरकार के सहयोग से म्यांमार में आतंकी विरोधी अभियान खूब चलाया था। तो हमने म्यांमार की मदद ली, इसे हमने कहा हार्ट परसूट। यानी जैसे भारत जब सीमा पार जो हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, ऐसे आतंकियों को अगर भारत दंडित करना चाह रहा है और किसी दूसरे देश से मदद लेता है, हार्ट परसूट जैसे सिद्धांत तब इस्तेमाल होते हैं। तो टीआरएफ को अमेरिका द्वारा आतंकी संगठन चिन्हित कराना उसी वैचारिक श्रेणी में आता है। यानी हार्ट परसूट एक प्रकार से वैचारिक कदम के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध प्रहार है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे, ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जैसे एक प्रश्न और है, कहां गया, सभी को, यानी सभी को, जैसे आप देखेंगे सीमा प्रबंधन इंडिया में एक जटिल कार्य है। क्या है? इन सबको एक समरी के रूप में बता देता हूं। मान लीजिए ऐसे आपसे कभी प्रश्न पूछा कि इंडिया में सीमा प्रबंधन सिलेबस का आपके पार्ट भी है, तो टीआरएफ जैसे संगठन, मेरे प्यारे बच्चों, सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे कश्मीर घाटी से घुसपैठ, रडार फ्री मूवमेंट और डिजिटल नेटवर्किंग, तीनों के जरिए आतंकवाद फैलाते हैं। ऐसे में सीमा पार से इनको जो लॉजिस्टिक्स मिलता है, यानी हथियार, पैसा, उसको काटने के लिए सीमा पार कौन सा, टेरर लॉजिस्टिक्स, आतंकी लॉजिस्टिक्स को काटने के लिए अमेरिका जैसे देश की मदद से इन संगठनों को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की सूची में लाना सीमा प्रबंधन की रणनीति का हिस्सा है। ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर में सुरंगें बनाना, ड्रोन से हथियार गिराना, ये सब टीआरएफ की कार्यशैली। तो क्या हम इनको फिजिकली रोक सकते हैं? चूंकि फिजिकली तो हमारी सीमा में वो आ ही नहीं रहे। तो ऐसे में अगर इनका पैसा रोक दिया जाए, इनको एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित करा दिया जाए, तो इनकी गतिविधियां रुक जाएंगी। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो इस प्रकार सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों के समाधान की दृष्टि से भी एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये आता है आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है, तो ऑब्वियस आप बिल्कुल है। और इसके लिए हमने क्या किया है, इस प्रश्न में पूछा गया, तो हमने क्या किया? टीआरएफ को आतंकी घोषित कराना आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को बंद करने की दिशा में कदम है कि नहीं? यूएस ने टीआरएफ पर जो एसडीजीटी और एफटीओ टैग लगाए हैं, तो इससे टीआरएफ की जो भी अंतरराष्ट्रीय संपत्ति जब्त हो जाएगी, उसका जो सहयोगी नेटवर्क है वो टूट जाएगा। टीआरएफ बच्चों हवाला, ड्रग्स, एनजीओ और सोशल मीडिया के थ्रू क्राउड फंडिंग, ये सभी प्रकार के फाइनेंसेस के थ्रू अपना काम करता था। अब क्या हो गया? ऑब्वियस है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें। फिर उआपा और एनआईए को मजबूत किया गया है। वो कैसे भारत में आतंकवाद को रोकने में सहायक है? मैंने पहले बताया कि 2023 वाला जो मैंने उदाहरण दिया है, आई होप आप इसको बढ़िया ढंग से समझ चुके हैं। ठीक है, अब मॉडल क्वेश्चन है जिस पर आप काम करेंगे, चीजें आपकी बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएंगी। कर लेंगे इस प्रश्न को, एक बार आप बताइए। पढ़िए बच्चे, क्लियर हो गया है? ठीक है, इस प्रश्न को एक बार आप देखिए और इस पर, और अभी तक की क्लास में जो पढ़ाया गया, क्या 100% क्लियर हो रहा है? टीआरएफ को अमेरिका द्वारा विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया जाना भारत की एक कूटनीतिक जीत है, लेकिन यह वैश्विक आतंकवादी
नीति आयोग ने चीनी कंपनियों के लिए निवेश नियमों को आसान बनाने की सिफारिश की। भारत की शीर्ष नीति निर्माण संस्था नीति आयोग ने चीन की कंपनियों के लिए भारत में निवेश नियमों को आसान बनाने की सिफारिश की। यह सिफारिश ऐसे समय में आई जब भारत चीन संबंधों में सुधार लाने के प्रयास हो रहे हैं, खासकर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से बिगड़े रिश्तों को सामान्य करने हेतु। अब यह हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा एक बार आप सिलेबस पर निगाह डालिए। हालांकि मैंने शुरुआत में सब बता दिया, इसलिए यहां संक्षेप में भारतीयों या स्वाभाविक इस कदम से भारत और चाइना के रिलेशन बेहतर होंगे। तो भारत चाइना संबंधों में सुधार में आप एज एग्जांपल इसको जरूर डालिएगा, सुधार के कदमों में। ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो हम मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, संसाधनों को जुटा रहे हैं, यानी वहां से एफडीआई यानी पूंजी आएगी। और पूंजी आती है तो पूंजी क्या होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कैपिटल यानी पूंजी। अब पूंजी आएगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी, डेवलपमेंट भी होगा, रोजगार भी बढ़ेगा, तो पहले यूनिट के साथ कनेक्ट हो गया। और इकोनॉमी, ये निवेश मॉडल हमारा क्या, यानी हमने उदारीकरण का निवेश मॉडल चाइना के संदर्भ में दिखाया। उदारीकरण का इकोनॉमी पर इंपैक्ट, यह सिलेबस भी है। इसे हम विजनरी डिसीजन भी कह सकते हैं, याद रखें। पॉइंट इज क्लियर। और प्रश्न भी आपसे लगातार पूछे गए हैं, इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है एक बेहतर ढंग से आप बस केवल ये वाला प्रश्न एक बार 30 सेकंड के लिए देख लीजिए जो मॉडल क्वेश्चन है, और फिर हम लोग विस्तार से अगले प्रश्न पर बातचीत करेंगे। फटाफट एक बार देखिए इसको। बच्चों एकदम बढ़िया से प्रश्न को पकड़िए। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनको भी याद होगा उनको ये तुरंत क्लियर हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। ये देखो सबसे बड़ी बात होती है ना कि हमें हर चीज को एक ऑब्जर्वेशन के तहत याद रखना चाहिए। मतलब दिमाग में ऐसा बैठा हो ना कि फिर कोई आपको, अरे क्या कर रहा हूं मैं भाई, लिखने वाला क्यों नहीं आ रहा भाई। जीडीपी ग्रोथ के इंजन, कल्पना कीजिए कि भारत का आर्थिक इंजन धीरे धीरे धीमा हो रहा है, वही वाला जीडीपी ग्रोथ के इंजन। कैसे? इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, निवेश कम हो रहा है, ऑब्वियस है, उत्पादन ठप हो रहा है, और बेरोजगारी इन सब के कारण बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए का निवेश करके आपके यहां एक इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री खोलना चाहती है, पर वह कंपनी चीन की है, तो क्या उससे अनुमति दी जानी चाहिए? इसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यानी जटिल सवाल का हल खोजने के लिए नीति आयोग ने हाल ही में एक प्रपोजल यानी प्रस्ताव रखा है कि चीन की कंपनियों को भारतीय कंपनियों में 24% तक शेयर होल्डिंग या हिस्सेदारी बिना सुरक्षा मंजूरी के दी जा सके। सुरक्षा मंजूरी यानी गृह मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री उसकी गहरी जांच नहीं करेगी। अब नीति आयोग का यह जो कहना है, यह केवल एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं, केवल ये आर्थिक विषय नहीं, बल्कि यह नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, रणनीतिक कूटनीति और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग, प्रशासनिक सोच, इन तीनों का मिश्रण है। अब इसके लिए आपको नीति आयोग के प्रस्ताव को डिटेल में समझना होगा, यानी डिटेल का मतलब 2020 में जब गलवान में संघर्ष हुआ भारत चीन का,
उसके बाद भारत ने लैंड बॉर्डर नेशंस, यानी जिनके साथ भारत की सीमा लगती थी, उसके लिए एफडीआई के नियम कड़े कर दिए। और आपको पता है कि टारगेट चाइना ही था। अब नीति आयोग ने सुझाव दिया कि अगर कोई चीनी कंपनी 24% से कम हिस्सेदारी लेती तो उसे गृह और विदेश मंत्रालय की जरूरत नहीं होगी। यही है कड़ी निगरानी, उसे गृह और विदेश मंत्रालय की निगरानी और कुछ मामलों में डिफेंस मिनिस्ट्री की भी निगरानी की जरूरत पड़ती थी। उस समय चाइना की जो कंपनी थी BYD, आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली, भारत में $1 बिलियन का ईबी प्लांट लगाना चाहती थी, पर मंजूरी ना मिलने से प्रोजेक्ट अटक गया था। तो आप देख सकते हैं यही अनुमति मिली है, ठीक है। बट अभी स्वाभाविक रूप से यह सजेशन है, अंतिम निर्णय सरकार को लेना है, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर बेटा। अब निवेश यानी पूंजी आएगी, अगर वहां से एफडीआई आता है तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी परिसंपत्तियां बनेंगी जो भविष्य में उत्पादन करेंगी, यानी नई फैक्ट्री, मशीनें, R&D सेंटर, स्किल्स। पॉइंट इज क्लियर। तो इससे क्या होगा, यानी पूंजी निर्माण होगा जो भविष्य में उत्पादन करेगा। तो नीति आयोग का ये जो डिसीजन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, निवेश पर जो ये प्रस्ताव दिया गया 24%, ये उसी कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण को गति देने की दिशा में उठाया गया कदम, ठीक है। तो बस यही आपको यहां पर डिस्कस किया गया है, जिसको आप पढ़ लेंगे। अब आते हैं हम लोग IQ-IP वाले पार्ट्स पर। 2 क्वेश्चन आपके सामने पड़े हुए हैं, सबसे पहले उस पर डिस्कस कर दूं जिससे आप ये टॉपिक अच्छे से समझ पाए। एक अर्थव्यवस्था में, आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग, इन्वेस्टमेंट के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उन कारकों को भी बताइए जिन पर एक सार्वजनिक एवं निजी निकाय के मध्य कंसेशन एग्रीमेंट होता है। तो यहां पर एक पार्ट, केवल पहला पार्ट है कि पूंजी निर्माण में निवेश का क्या अर्थ होता है। यानी कैपिटल फॉर्मेशन का अर्थ होता है ऐसी एसेट बनाना, ऐसी परिसंपत्तियां बनाना जो भविष्य में उत्पादन बढ़ा सके। इसमें एफडीआई एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारखाने बने, तकनीक के स्टार्टअप्स लगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो। तो इस आर्टिकल में यह कैसे इंटरलिंक होगा, तो नीति आयोग का जो चाइना के संदर्भ में एफडीआई का प्रस्ताव है, इसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण का उदाहरण है। BYD जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माण में निवेश करके भारत के पूंजीगत आधार को मजबूत कर सकती। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न। फिर यह पूछा गया कि भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धांत। तो ये तो मैंने केवल इसलिए दिया कि आप नीति आयोग पर प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको बता सकूं, जिससे आप एक बेहतर तैयारी कर सके। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी अगले विषय की तरफ। और हमारा अगला जो विषय है वो, ठीक है, गुजरात जनजातीय समुदायों का जीनोम डेटाबेस बनाएगा। परियोजना क्या है, इसके बारे में बेहतर। भारत में 700 से अधिक जनजातीय समूह हैं जिनकी कुल आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है, परंतु इनमें से अधिकांश की जेनेटिक स्ट्रक्चर का वैज्ञानिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं। गुजरात सरकार ने पहली बार एक अनूठा प्रयास करते हुए अपने 20 जनजातीय समूहों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। इससे क्या होगा, उनका स्वास्थ्य, रिसर्च, स्पोर्ट्स और पॉलिसी निर्माण, सब कुछ उनके संदर्भ में बेहतर होगा। आप यहां से देख सकते हैं, यानी इसके फायदे भी बता दिए गए। तो सरकारी नीतियां, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हम कैसे विकास करेंगे, समावेशी विकास और जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, सामाजिक न्याय पर आने वाला ऐसे। और मॉडल क्वेश्चन आपके सामने कि जनजातीय समुदायों का जीनोम सीक्वेंसिंग केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं बल्कि एक सामाजिक स्वास्थ्य क्रांति है। गुजरात की जनजातीय जीनोम परियोजना के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो ऑब्वियस है, डायरेक्ट इस पर तो क्वेश्चन आएगा नहीं गुजरात, लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर आएगा और पूरे देश को संदर्भित करता हुआ प्रश्न आएगा। एक बार आप इस प्रश्न पर सरसरी निगाह से विचार कीजिए फटाफट, फिर मैं इस पर एक डिस्कशन कर दूंगा। फटाफट देखिए।
चलो बेटा, बहुत बढ़िया। प्रश्न क्लियर? ठीक है, चलिए। प्रश्न क्लियर, तो चलिए। टॉपिक बहुत छोटा सा है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को जोर लगाना नहीं है। अरे क्या करते हैं, तुरंत हम लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सीसीपी की। ठीक है, सीसीपी की क्लास। गुजरात जनजातीय इनिशिएटिव। ठीक है, अब मैं आपसे कल्पना करने को अगर कहूं, एक मैं कहूं कि आप कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए कि एक राज्य में कई जनजातीय पीढ़ी दर पीढ़ी असाध्य बीमारियों से जूझ रही। बहुत बढ़िया से समझिएगा इसको। जैसे 30 साल की उम्र में ही ऑर्गन्स फेल हो जाना, महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो जाना, बच्चों में सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी हो जाना, और फिर भी सरकार के पास उनके इलाज का कोई स्पष्ट समाधान ना हो पाना। यानी वहां का जनजातीय समाज इस प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। ऐसे में यदि इन जनजातीय समुदायों का डीएनए समझ लिया जाए, यानी उनके जीनोम को पढ़ लिया जाए, तो क्या हम समय रहते बीमारी को रोक नहीं सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं। और यही सोच है गुजरात की इस नई क्रांतिकारी परियोजना की, जिसका नाम है ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, टीजीएसपी। आप देख सकते हैं, यानी 2025 के गुजरात सरकार के बजट में यह नीति घोषित की गई है, और जिसका नाम है क्रिएशन ऑफ रेफरेंस जीनोम डेटाबेस फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। इतना बड़ा नाम है, जिसके तहत राज्य के 17 जिलों की 20 जनजातियों से कुल 4000 से ज्यादा ब्लड और स्टूल सैंपल लिए जाएंगे, और फिर उनका पूरा जेनेटिक मेकअप, आनुवांशिक संरचना को समझा जाएगा। यह भारत की पहली राज्य स्तरीय जीनोम प्रोजेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जो भारत के जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन है, वो भी लोकल एक्सटेंशन। तो ये होगी पूरी की पूरी घटना। अब यहां से यूपीएससी क्या है, गुजरात की स्कीम तो महत्वपूर्ण हो ही गई। बीकर सेक्शन पर कुछ भी लिख रहे हैं आप, बताइएगा भाई इसको उदाहरण के रूप में। अब जीनोम क्या होता है आपको यह समझना है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है यह आपको समझना है, और फिर ऑब्वियस है कुछ और समझने की जरूरत है। जीनोम आप सबने पता है, हमारे शरीर की पूरी डीएनए बुक, जिसमें लिखा होता है कि हम कैसे दिखेंगे, कौन सी बीमारियां होंगी या किस काम में बेहतर होंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? इस किताब के हर अक्षर ATGC को पढ़ने की प्रक्रिया, जिसमें हम व्यक्ति की जेनेटिक विशेषताएं समझ पाते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आधार नंबर हर व्यक्ति का अलग होता है, वैसे जीनोम भी हर व्यक्ति का विशिष्ट होता है। तो बस यही वो करने जा रहा है। इससे स्वास्थ्य नीति में क्रांति आ जाएगी। जिन बीमारियों के बारे में जिक्र किया गया, उनका समाधान सुनिश्चित हो जाएगा। और इतना ही नहीं, हम उनके जीनोम के द्वारा उनको स्पोर्ट्स वगैरह में भी विशेष पहचान दिला पाएंगे। यह टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और इससे जुड़े डिटेल कंटेंट आपको पीडीएफ में मिल ही जाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो प्रश्न है, जनजातीय समुदायों का जीनोम अनुक्रमण केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं बल्कि एक सामाजिक स्वास्थ्य क्रांति है। तो सामाजिक स्वास्थ्य क्रांति कैसे है आपको मैंने अच्छे से बता दिया। बायो स्टिमुलेंट्स, ठीक है ना, आप देख सकते हैं इनके बारे में
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है कि दुकानदार जबरदस्ती बायो स्टिमुलेंट्स को खाद के साथ ना बेचे। यानी ये बायो स्टिमुलेंट्स क्या हो रहे हैं कि जबरदस्ती बेचा जा रहा है किसानों को कि भैया तुम अगर ये खाद खरीदोगे यूरिया तो आपको ये भी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बच्चे? तो बस इसमें प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना है बायो स्टिमुलेंट, जो बहुत बढ़िया ढंग से आपको, यानी बायो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? ये कोई खाद या कीटनाशक नहीं, कोई भी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स नहीं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो पौधों की ग्रोथ पावर, अंदरूनी ताकत को बढ़ाते हैं। जैसे ये पौधों की जड़ों को लंबी करते हैं, पोषक तत्व पौधों तक जल्दी से पहुंचते हैं, यानी कि जैसे सप्लीमेंट, आप ऐसा समझिए फूड सप्लीमेंट, जैसे जिम वाले खाते हैं ना, वैसे भी सूखा या गर्मी सहन करने की योग्यता, यानी ज्यादा फल या अनाज दे, इसके लिए। ठीक है, और ये जो बायो स्टिमुलेंट होते हैं ये बनते कैसे हैं आपको आर्टिकल में बहुत विस्तार, सीवीड से, समुद्री पौधों से, पत्तियों के कचरों से, माइक्रोब से। ठीक है ना? तो मतलब जैसे आपने अगर खैर देखा क्या होगा, एक उदाहरण से समझिए। गांव के एक किसान ने अपने टमाटर की फसल में समुद्री शैवाल से बना बायो स्टिमुलेंट डाला, जिससे पौधे कम पानी में भी अच्छे फल देने लगे। तो यही पूरी बायो स्टिमुलेंट्स होता है। तो आपको इतना ही पढ़ना है। अब चूंकि चर्चा था, ठीक है ना, कि जबरदस्ती बेचा जा रहा है, तो सरकार इस पे सख्त हो गई है, बस यही आपको देखना। बाकी जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है हमारे साथ, जरूर जुड़िए। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आप सब लोगों को पसंद है, आज यानी पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है 19 और 21 का। ये हमेशा याद रखिएगा हमारा एडिटोरियल क्यों, क्योंकि हम कोई भी चीज मिस नहीं होने देते। इस पूरे एडिटोरियल को आप इस एडवांस IQIP PDF में प्राप्त कर सकते हैं ₹99 के मंथली सब्सक्रिप्शन पर, इन नंबर्स पर कॉल करके, या फिर ये ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्ट ₹99 पर मंथ पूरा कंटेंट, ये जो मैंने आपको पढ़ाया सब डिटेल में आपको मिल जाता है। इसके साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़े। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आ जाओ बच्चों, तुरंत जुड़ूंगा बस 5 मिनट के अंदर इकोनॉमिक्स की अपनी क्लास में। थैंक यू सो मच।